नमस्कार, डीडी बिहार की मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत होगी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। और आज हम कुछ दो ऐसे मेहमान से खास बातचीत करेंगे जिनके जो कार्य हैं वो अपने आप में सराहनीय हैं, जिन्होंने लोगों के लिए भी कुछ किया है और कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो कहीं ना कहीं सभी के लिए सराहनीय है। आज हम इन्हीं से खास बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हम एक सकारात्मक विचार के साथ करते हैं, एक अच्छी सोच के साथ करते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार के साथ करें तो दिन भर के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करने का। तो आइए देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, जो लोगों के दिल में बसते हैं और जिन्होंने अपने मन की चाह को छोड़कर लोगों के लिए काम करना और उनके सपनों को पूरा करना, उनका इलाज करना उन्होंने सोचा। आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रमन किशोर। आपको बता दें कि ये गांव के डॉक्टर के नाम से भी मशहूर है। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते। इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। रमन जी, हम ये जानते हैं कि आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो गांव के डॉक्टर से फेमस हैं। आपको ये एक नाम दिया गया है गांव का डॉक्टर। सभी जानते हैं कि आप डॉक्टर्स गांव-गांव जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं निःशुल्क। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है और आपने कुछ ऐसा सोचा है जो आजकल के लोग जल्दी नहीं सोचते हैं। आजकल लोग बाहर जाके पैसे कमाने का सोचते हैं, लेकिन आप घर घर जाके, गाँव में जाके लोगों को निःशुल्क उनको आप इलाज देते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं। तो ये जो सोच है, ये आपके मन में जो आया, ये कैसे आया, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। मैं 2012 बैच का MBBS का स्टूडेंट जब था, तो उस समय में मेरी मम्मी बीमार पड़ी थी और उनको मैं इलाज करवाया, जांच करवाया, तो फिर पता चला कि इनका जो बीमारी है वो लाइलाज अब हो चुका है। तो मैं उनको वहाँ से लेकर के मतलब आप बोल सकते हैं इंडिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल मुंबई ले गया और वहाँ पे जांच के दौरान ये पता चला कि उनको डॉक्टर से दिखाया तो पता चला कि अब इस बीमारी का कुछ नहीं किया जा सकता है। तो एज ए मेडिको मैं पूछा कि सर इसमें कैसे इनको बचाया जा सकता था, तो उन्होंने बोला कि यदि अर्ली स्टेज में, यदि समय से पहले इस बीमारी का पहचान होता, जांच किया जाता, तो ये उनको बचाया जा सकता था। तो मैं इससे पहले था कि मेरे मन में, जब मैं डॉक्टर बन रहा था तो मेरे मन में था कि नहीं, मैं बड़ा डॉक्टर बनूं, बड़े अस्पताल में काम करूं, कार्डियोलॉजिस्ट बनूं, न्यूरोलॉजिस्ट बनूं। लेकिन इस घटना के बाद ये पता चला कि नहीं, अच्छे डॉक्टर्स भी, अच्छे नॉलेज वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब ये बीमारी, किसी का बीमारी एडवांस स्टेज में चला जाता है। तो यहीं से एक प्रेरणा मिली कि नहीं, हमको अर्ली डायग्नोसिस, समय से पहले इलाज और लोगों में अवेयरनेस के लिए काम करना है। तो इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा और मैं जब अपना MBBS का डिग्री कंप्लीट किया और MD के लिए पटना एम्स में एडमिशन लिया, तो मैं सोचा कि नहीं, हमको फिर से वापस जाना है। क्योंकि क्या होता है कि अर्ली स्टेज में जब डिजीज़ होता है, जब बीमारी होता है, तो लोग अस्पताल नहीं जाते हैं। जब इनका बीमारी लेट स्टेज में होता है तब वो जाते हैं। तो यदि हमको बीमारी को अर्ली स्टेज में पहचानना है, लोगों को अवेयर करना है, तो लोगों के घर जाना पड़ेगा, वो हमारे पास नहीं आएंगे। तो मैं इसी मुहिम के तहत गांव-गांव जाना शुरू किया और गांव में जाता हूं, कैंप लगाता हूं, हेल्थ कैंप का आयोजन करता हूं। हमारा जो हेल्थ कैंप होता है वो अप्रोचेबल होता है, मतलब लोगों के पहुंच में होता है और वो लोग आसानी से टहलते हुए हमारे कैंप में आते हैं और अपना जांच करवाते हैं
और हमारा जो सारा सुविधाएं हैं वो निःशुल्क है, अफोर्डेबल है, वो उनको सोचना नहीं है कि उनको पैसा लगेगा, तो आराम से आदमी जांच भी करवाते हैं। और बहुत सारे अभी लोग ऐसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जिनको ये पता नहीं था कि वो बीमार हैं, और उनकी बीमारी का अर्ली स्टेज में हमने डायग्नोज किया और उसका इलाज शुरू किया, और बहुत लोगों को बचाव कैसे बचे इसके लिए भी समझाया, और वो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसलिए हमें गाँव में जाना पड़ता है, और गाँव में जाते हैं इसलिए गाँव के डॉक्टर के नाम से बुलाया जाते हैं। और साथ ही रमन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से हुई, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और ये जो डॉक्टर बनने का आपके मन में जो ख्याल आया, जो आपका सपना था, ये कैसे आया, ये भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे विस्तार। मेरा जन्म दरभंगा ज़िला में मनीगाछी प्रखंड बहुअरवा एक गाँव है, वहाँ हुआ था, और किसान परिवार में जन्म हुआ था। और वहाँ पे मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो 10th की जो है वो हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल से हुई थी। और उसके बाद हमने +2 के लिए दरभंगा में एडमिशन लिया, और वहाँ से तैयारी +2 करने लगा था। और जो ये मेडिकल के सफ़र का जो शुरुआत है, मैं अपने वैसे स्टूडेंट को डेडिकेट करना चाहूँगा जो सुदूर गांव में रह करके और ये सपना देख रहे हैं कि हाँ हमें भी डॉक्टर बनना है। तो कुछ इस तरह से हुआ था कि जब मैं +2 में था तो उसी समय DMCS दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सरस्वती पूजा का आयोजन होता था। तो सरस्वती पूजा देखने के लिए मैं गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या था कि एक ऑडिटोरियम में मूर्ति रखा होता था, और उसमें क्या होता था कि जो लोग आते थे, बाहर से जो लोग आते थे, उनको क्या किया जाता था कि गेट पर से ही दिखाया जाता था, अंदर नहीं जाने दिया जाता था। तो वहाँ से ये लगा कि अरे यहाँ तो अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था कि हम भी डॉक्टर बनते। तो वहाँ से लगा कि नहीं, हमको भी डॉक्टर बनना है, ऐसा मतलब वहाँ से एक प्रेरणा हुआ। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब अपने आत्मसम्मान को ठेस लगा वहाँ पर, और वहीं से ये जर्नी शुरू हुआ था। और उसके बाद मैं स्ट्रगल करते गया और फिर यहाँ तक पहुँचा। ये जो यात्रा थी आपकी, आप जो लोगों के लिए काम करते हैं, घर घर जाके, गांव जाके, इसमें कोई ऐसी चुनौती आई हो जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहें? कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो आपको इस यात्रा में? देखिए, सबसे बड़ा जो चुनौती होता है वो लोगों तक पहुंचना होता है। ठीक है, हम कैसे गांव को अप्रोच करें। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा भी जो हमारा सोशल मीडिया है वहाँ से बहुत सारे लोग हम जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे संपर्क में आते हैं कि नहीं, हमको कैंप लगाना है। तो मैं उस जगह के लिए प्लान करता हूँ। सबसे बड़ा दिक्कत होता है जाने का। तो क्या होता है कि सुबह सुबह उठना पड़ता है। कभी जैसे मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, और मंडे टू सैटरडे हमारा ड्यूटी होता है, संडे हम फ्री होते हैं, संडे और हॉलीडेज़ को हम फ्री होते हैं। तो उसी दिन कैंप का आयोजन किया जाता है। क्या होता है कि सुबह जिस दिन कैंप करना होता है उस दिन सुबह सुबह ही, क्योंकि हमारे पास टीम होता है, 5-6 डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ का टीम होता है सबका, तो सबको साथ ले जाना होता है। तो वो यदि दूर का कैंप है, कोई रिमोट एरिया में जा रहे हैं, तो सुबह उठना होता है, 4 बजे ही उठना है आपको, तैयार होकर के 4:30-5 बजे तक निकल जाना है वहाँ से। अपने जो साइट है वहाँ पर 10 बजे तक पहुँचना होता है। तो पहला जो चुनौती है वो वहाँ पहुँचना होता है। दूसरा सबसे बड़ा चुनौती होता है कि वहाँ जब आप पहुँच जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग जैसे हमने बताया कि हम लोग अर्ली डायग्नोसिस के लिए काम करते हैं। तो गांव के जो लोग हैं वो अवेयर नहीं हैं, वो तब तक जांच नहीं करवाना चाहते हैं, तब तक इलाज नहीं करवाना चाहते हैं जब तक उनको कोई सिम्टम नहीं आता, बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखता है। तो फिर उन लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। हमारा जो जांच है, हमारा जो बेसिक जांच होता है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG, हीमोग्लोबिन, ये हम बेसिक टेस्ट करते हैं। तो हम ये टेस्ट फ्री भी करते हैं, उसके बावजूद भी लोग नहीं करवाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग एक टर्म एंड कंडीशन रख देते हैं कि आपको दवा तभी मिलेगा, आप कोई भी बीमारी है आपको दवा तभी मिलेगा जब आप जांच करवाएंगे। तो लोगों को मजबूर होकर के वो जांच करवाना पड़ता है। तो सबसे चैलेंजिंग होता है लोगों को अवेयर करना। अब जब वही लोग जांच करवाते हैं तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे उसमें जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है उनको पता चलता है कि पहली बार उनको पता चलता है लाइफ में कि नहीं, उनको BP का शिकायत है, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको शुगर का शिकायत है। फिर उन लोगों को काउंसलिंग करना पड़ता है। बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं कि अब इससे अच्छा था कि पहले ही थे, अभी तो अब जांच हो गया, अब टेंशन में आ गए हैं, अब हमको पता चल गया मेरा बीमारी है।
तो लोगों को समझाना पड़ता है कि यदि आप नहीं जांच करवाते तो ऐसा नहीं था कि बीमारी ये रुक जाता, वो बीमारी प्रोग्रेस होते रहता है और जब आपको सीरियस प्रॉब्लम होता तब आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है और आपको आपका जान भी जा सकता था। इसलिए अभी आपको समय है और बहुत सारे उसमें ऐसे मरीज होते हैं जो अर्ली स्टेज में हैं, प्री डायबिटिक हैं, प्री हाइपरटेंसिव हैं, तो ये वो यदि लाइफ स्टाइल भी ठीक कर ले, खान पान में भी परहेज़ कर ले तो वो बच जाते हैं बीमार होने से, बाद में वो बीमार होने से बच जाते हैं। तो यही हम लोग का अचीवमेंट होता है कि नहीं, उनको पहले सचेत करके और उनको बीमार होने से, क्योंकि जैसे आपको पता होगा हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ उसमें ज़िंदगी भर दवा खाना है, एक बार यदि हो गया तो आपको ज़िंदगी भर। तो उन लोगों का यदि बॉर्डर लाइन के जस्ट पीछे हैं तो वो लाइफ स्टाइल भी, उनको नहीं पता है कि वो डायबिटिक होने जा रहे हैं, तो वो अपना फ्री फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, खाना अपने मन से खाते हैं। तो यदि उनको पता चल जाता है तो वो अवेयर होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग बचे हैं जो बिना दवा खाए भी ठीक हो गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस चीज़ में आप कितना मानते हैं कि हर आमजन या फिर जितने भी डॉक्टर्स हैं उसको कुछ वक्त निकाल के अपने प्रोफेशन से हट के कुछ वक्त आमजन या फिर लोगों के लिए निकालना चाहिए? ज़रूर। ऊपर वाले ने हमें क्यों बोला जाता है, एक लाइन बहुत कॉमन लाइन है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग को कुछ वक्त निकाल करके और उनके लिए जो ज़रूरतमंद है, जिन तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, उनके लिए काम करना चाहिए। लेकिन मैं जहां तक मेरा अनुभव है, मैं देख रहा हूं कि क्या होता है, कुछ जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर्स जो खास करके जूनियर डॉक्टर्स जो होते हैं उनका जो होता है वो लाइफ जो हॉस्पिटल ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको कम समय मिलता है, पहली बात। दूसरी बात कि इस काम को करने के लिए थोड़ा बहुत डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको बाहर जाना है, अप्रोचेबल बनना है, तो उसके लिए थोड़ा डेडिकेशन चाहिए। तो जो इस तरह से खुद अपने आप को समर्पित कर लेंगे और मेरे समझ से वही ये काम कर सकता है। बाकी जो हॉस्पिटल में है लोग आ रहे हैं उनका इलाज सही से हो। और तीसरी बात है कि इस प्रोफेशन में हालांकि सब जगह प्रॉब्लम है, जो भ्रष्टाचार की बात करें तो सब जगह है, लेकिन इस प्रोफेशन में भी है बहुत सारे जो अलग भी इनकम के सोर्स हैं डॉक्टर्स के लिए। तो यदि हम खुद को नियंत्रित रखें और हम ईमानदारी से काम करें अपने पेशेंट के लिए, और हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, यदि महीना में एक दिन भी काम करें तो हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं और अपने अंदर एक सेवा भाव भी डेवलप होगा और लोगों के लिए भी ये अच्छा होगा। तो आप जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है, और वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग जो डॉक्टर जो पैसे नहीं दे पाए लेकिन वो अपनी अगर दुआ दे दे तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम प्रेरणा की बात करें, हम जानते हैं आपकी माँ के बारे में भी जानते हैं, आपने शुरू में भी एक चीज़ कहा था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर इस चीज़ को हर कोई अपनाए तो कहीं ना कहीं बड़ी बीमारियों से खुद को वो बचा सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसी मूल्यों पर आप आगे बढ़े हैं और आज हर गाँव जाके आप लोगों को इलाज दे रहे हैं निःशुल्क। तो इस चीज़ों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हेल्थ केयर होता है ना, जो हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करवाते हैं वो दो तरह का होता है। एक फैसिलिटी बेस्ड, मतलब जैसे आपने हॉस्पिटल बना दिया और वहाँ पर आप बहुत सारी सुविधाएं हैं और वहाँ पे मरीज आएंगे और वो उनका इलाज होगा। और दूसरा होता है कम्युनिटी बेस्ड, मतलब गाँव में जा कर के पेशेंट का इलाज करना। ठीक है, तो जो ये हॉस्पिटल बेस्ड होता है हेल्थ केयर, उसमें ये उसका ये प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो बैरियर होता है, सबसे ज़्यादा जो लिमिटेशन होता है कि लोग जब आएंगे हॉस्पिटल तभी हम इलाज कर सकते हैं उसका। आप वेल ट्रेंड हैं, हॉस्पिटल में बैठे हैं, लेकिन लोग जब तक आएंगे नहीं आपके हॉस्पिटल तब तक आप इलाज नहीं कर सकते हैं। और लोग का क्या है, अभी का जो सिचुएशन है, जब तक वो गंभीर रूप से बीमार नहीं हो जाते हैं तब तक वो हॉस्पिटल नहीं आते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इलाज का खर्चा भी बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ज़मीन बेचना पड़ा, अपना लाइफ भर का जो सेविंग है, पैसे जमा किए थे वो लग जाता है। तो हमारा जो मेन हेल्थ केयर सिस्टम है यहीं पर फोकस कर रहा है। हमको यदि हम जैसे गवर्नमेंट को या फिर किसी भी आदमी को हेल्थ
केयर के फील्ड में काम करना होता है तो उनके दिमाग में पहला ये आता है कि चलो हॉस्पिटल खोलते हैं, सेटअप खोलते हैं और वहाँ पे बैठ के और इलाज करेंगे, वहाँ पे पेशेंट आएंगे। इस फील्ड पे काम हो रहा है, लेकिन इस फील्ड का मैं लिमिटेशन बताया। दूसरी बात, जो हम कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर है, जो गाँव में जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें पैसा नहीं है। यदि कोई स्वस्थ आदमी है, उनको कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको 10 रुपया भी जांच करने के लिए नहीं देंगे, 500-1000 रुपया फी का तो छोड़िए। तो सबसे ज़्यादा जो लिमिटेशन है इसमें यही है कि इसमें पैसा नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और उससे रिलेटेड जो संस्था है वही इस काम को कर रहे हैं। कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर को वही लोग कर रहे हैं, बाकी और भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। जो गांव में जाकर के इलाज करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि गवर्नमेंट इस पर फोकस करे और ज़्यादा फोकस करे, ये जो कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर है ये अभी भी आशा, ANM उसी के भरोसे है, बहुत कम मिनिमम डॉक्टर इन्वॉल्व हैं इसमें। तो यदि गवर्नमेंट उस पर फोकस करे तो क्या है कि यदि हम बीमारी को अर्ली स्टेज में रोक सकते हैं, यदि हम रोक लें, तो हमारा जो टर्सरी केयर है वहाँ पे जो पेशेंट का देखते हैं कि जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे पेशेंट का, मरीज का भीड़ लगा हुआ है। इसलिए भीड़ लगा है क्योंकि उनको अर्ली स्टेज में नहीं रोका गया। जब वो दवा खा करके, एक टैबलेट खा करके रुक सकता था, वो नहीं रोका गया, तो इसलिए वहाँ पे है। तो यदि हमको टर्सरी केयर का पेशेंट लोड घटाना है, ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम करना है, तो हमको गांव में जाना पड़े। जो भी डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री में जो कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर है वो बहुत उसका स्ट्रॉन्ग होता है, वो उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उनका जो टर्सरी केयर है वहाँ पे पेशेंट कम होते हैं। तो यदि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे तो हम अच्छा कर सकते हैं, और लोग भी हैं, थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखा करके ये काम करें तो हम बेटर आउटपुट ला सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देंगे, एक सिंपल बीमारी है हाइपरटेंशन। इसको यदि प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है तो सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज करके हम उसको बचा सकते हैं, उनको बीमारी होने से बचा सकते हैं। यदि वो मरीज हो गए हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हो गए हैं, तो वो यदि अर्ली स्टेज में है तो सिर्फ उनको एक दवा खिला करके महीने का कॉस्ट 50 रुपीज़ कॉस्ट लगा करके उनको उनका जान बचाया जा सकता है, और वो स्वस्थ जैसे नॉर्मल आदमी काम करता है वैसे करेंगे। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि उस बीमारी को हम किस स्टेज पे एक्ट करते हैं। जितना अर्ली स्टेज में एक्ट करेंगे उतना अच्छा आउटपुट होगा और उतना कम पैसे में अच्छा हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है जी। और साथ ही मुझे आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आप घर घर जाते हैं, गांव में ज़्यादातर आप देखते हैं लोगों का इलाज करते हैं निःशुल्क। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा चीज़ जो आप अक्सर लोगों में गांव में देखते हो, जिसको लोग हैं जो इग्नोर करते हो, और जो कहीं ना कहीं आगे जाके एक बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकता है, जो अक्सर आप पाते होंगे लोगों में? हाँ, ये दो बीमारी जो मैंने बताया, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। जी। प्रीवेलेंस की बात करें, मतलब कितने लोगों में है, तो 25 to 30% जो पॉपुलेशन है वो हाइपरटेंसिव है, 10 to 15% लोग डायबिटिक हैं, और मैक्सिमम उन लोग इनमें से पता नहीं है। और ये जो बीमारी है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये बीमारी इनिशियल स्टेज में एसिम्प्टोमेटिक होता है। अच्छा। जब हो रहा है ये बीमारी तो उस समय में कोई लक्षण नहीं होता है। तो सबसे बड़ा यही चैलेंजिंग काम होता है, उनको दवा खिलाने के लिए राजी करना। अच्छा। यदि कोई आदमी ये मान रहा है कि हम स्वस्थ हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो उनको दवा खिलाना मुश्किल काम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो लोग लापरवाही करते हैं यही करते हैं। जब तक उनको, बहुत सारे लोगों में ये मिथ भी होता है कि एक बार दवा शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। और खासकर ये चीज़ हम देखते हैं कि BP हो गया या शुगर हो गया, इसके जो मरीज होते हैं, तो बार बार ये समझाता हूँ कि आप मान लेते हैं कि आप दवा नहीं खा रहे हैं तो आप शुरू कर दिया तो आपको ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप दवा नहीं खा रहे हैं तो आपका बीमारी रुका हुआ है। बीमारी तो अपने स्टेज में बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है। तो आज नहीं खाएं, 5 साल के बाद आपको दवा खाना है। आज हो सकता है एक टैबलेट से काम चल जाए, 5 साल के बाद आपको एक साथ 5 टैबलेट खाना पड़े, हार्ट के लिए भी खाना पड़े, किडनी के लिए भी खाना पड़े, आँख के लिए भी खाना पड़े उसी बीमारी से, क्योंकि एक बीमारी का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो यही सबसे बड़ा जो जागरूकता का जो अभाव है लोगों में, इसी के कारण से बीमारी इतने हायर स्टेज में। और देखते होंगे, हम कैंसर की भी बात करें, यदि अर्ली स्टेज में हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं। आपने जागरूकता के अभाव की बात की है, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि किसी भी बीमारी को लेके आजकल, चाहे कोई बीमारी हो, वो अगर कैंसर की बात करें या फिर शुगर की बात में, डायबिटीज़ के बारे में बात करें, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारी है, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इसको लेके
पर डे इसका कोई ना कोई दिन बनाया गया है जिस दिन इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों के बीच में जाके इसके अवेयरनेस के बारे में, इसके बारे में, बीमारियों के बारे में बताना, इसके बारे में प्रचार प्रसार करना डॉक्टर्स को या फिर हॉस्पिटल्स को कितना ज़रूरी है आमजन के बीच में, आप इससे ज़रूर जानना चाहेंगे। मेरा मानना है कि इस बीमारी का कोई डे नहीं होता है, हर दिन करना चाहिए ये। थोड़ा थोड़ा यदि हम कहीं पर भी जा रहे हैं, यदि कोई भी डॉक्टर पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ये प्रिवेंटिव पार्ट को भी उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर हम गांव के बारे में बात करें, महिलाओं के बारे में बात करें, तो उनको हाइजीन से रिलेटेड जानकारी होना कितना ज़रूरी समझते हैं? क्योंकि हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि अनहाइजीन के होने की वजह से भी कई सारी बीमारियां होती हैं, तो इसको लेके लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में जागरूकता फैलाना कितना ज़रूरी समझते हैं आप? ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। मैं गाँव में जाता हूँ और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इससे सफ़र कर रही हैं और बहुत दिनों से सफ़र कर रही हैं। और ये एक मिथ होता है, वो क्या है कि वो बतलाना भी नहीं, उनको आप पूछेंगे अच्छे से कि आपको यूटीआई से रिलेटेड, आप सिम्टम पे, आपको पेट दर्द कर रहा है, अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी, ऐसे करके पूछेंगे तब वो खुलती है कि नहीं, हमको इस टाइप का जो हाइजीन से रिलेटेड है वो बीमारी, तब पता चलता है उनको। तो इसके लिए जागरूक करना ज़रूरी है। और हमारा जो हेल्थ कैंप होता है वहाँ पे हम लोग जो सैनिटरी नैपकिन होता है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि ये कितना ज़रूरी है, गंदा कपड़ा का आप इस्तेमाल करें। अभी भी गाँव में महिलाएँ जो हैं, जो ओल्ड एज की हैं, वो करती हैं उसका, गंदे कपड़े का, एक ही कपड़े को बार बार इस्तेमाल करती हैं, गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। तो मैं उनको, हम लोग, हमारी जो टीम में खास करके जो लेडीज़ डॉक्टर होते हैं, उनको ये जिम्मेदारी होता है कि आप उनको अवेयर करिए। तो वो लोग उनको अवेयर करते हैं, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड बातें करते हैं उनसे और बतलाते हैं कि हम कैसे जो यूटीआई है या फिर महिलाओं से रिलेटेड जो बीमारी है उससे कैसे बच सकते हैं और उसका क्या क्या लक्षण होता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। और साथ ही साथ रमन जी, हमने काफ़ी चीज़ों पे आपसे खास बातचीत कर ली है, साथ ही अपने सपनों को पूरा करना और आने वाले सफ़र, मतलब टाइम में और क्या कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, और जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में भी थोड़ा? मैं अपने लाइफ में 2-3 प्रण लिया हूँ कि मैं अपने लाइफ टाइम में कभी भी प्राइवेट क्लिनिक की तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा मानना है यदि आप एक बार क्लिनिक खोल लेते हैं तो आप वहीं पर बंध जाते हैं, वहाँ से आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अपने लाइफ में जो हमारा जो सैलरी होता है, जो मैं गवर्नमेंट जो हमको दे रही है, मैं सरकारी स्कूल में सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हूँ, तो जो सैलरी मिल रही है उसी से हमको ये करना है, मैं इसी से सारा कुछ कर रहा हूँ। और गाँव में जाने के बाद हम वैसे लोगों तक पहुँच पाते हैं जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता है। यदि हम शहर में हॉस्पिटल खोल लें तो जो लोग पैसे वाले भी आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो वैसे लोग हैं, तो मैं ज़िंदगी भर उन्हीं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि निक नेम है, मैं गांव का डॉक्टर, तो मैं अपने लाइफ टाइम में गांव के लिए ही काम करना चाहता हूँ। और क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में यदि किसी काम को करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलता है, तो उस काम को करना चाहिए। तो मैं इस काम को करके संतुष्ट हूँ। मैं रविवार को 18 घंटे 20 घंटे भी काम कर लूँ, फिर भी हमको थकान नहीं होता है, क्योंकि एक मन लगता है उसको करने से, एक पॉजिटिव जो वाइब्स हो वो आते हैं। तो मैं इसी काम को अपनी ज़िंदगी भर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। रमन जी, आपने ये जो भी अपनी कहानी सुनाई है, आपका जो ये सेवा समर्पित जो सफ़र रहा है, वो कहीं ना कहीं सुन के एक सराहनीय है। और साथ ही साथ जो निःशुल्क आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, फ्री इलाज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। आप रमन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, ये जो तमाम जानकारी दी है, और ऐसे व्यक्ति से बात करके भी बहुत अच्छा लगता है जो कहीं ना कहीं अपने बारे में ना सोच के लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो इसके लिए तहे दिल से आपका रमन जी शुक्रिया। Thank you so much.